Hello dear students, good morning all of you. Welcome again in chemistry class. So dear continue करते हैं चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इट मीन्स विद्युत रसायन. और यार इस चैप्टर में आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. और मोस्ट ऑफ टाइम ये है कि बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन अराइज हो चुका है. ओके, सो फाइनली सबसे पहले बात करते हैं कि एक्चुअल में आज का टॉपिक क्या रहेगा अपना. तो टॉपिक है दैट इज द कोलराउश लॉ ऑफ माइग्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंट आयंस. ठीक है ना, या फिर बोलते हैं कि आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का कोलराउश का नियम, या फिर कोलराउश लॉ ऑफ माइग्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंट आयन. इज दैट क्लियर? तो यहाँ तो बात करते हैं अपन इस टॉपिक की, दैट इज द वेरी मोस्ट. अब डियर इसको समझाने से पहले या इसको एक्सप्लेन करने से पहले फाइनली अपन एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहेंगे. सो दैट इज द एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल अपन लेते हैं, समथिंग लाइक दैट. ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ली और इसके मैंने इस तरीके से दो इलेक्ट्रोड बना दिए. इनके बीच में फाइनली कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भर दिया या विद्युत अपघट्य का विलयन भर दिया. एक को पॉजिटिव से और एक को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया. अब मान लीजिए यहां पर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो फाइनली किस फॉर्म में है? Ca की फॉर्म में है. और ये जब आयन में डिसोसिएट होगा तो बनेगा C+ और A-. तो अगर मैं इस पूरे इलेक्ट्रोलाइट या पूरे विद्युत अपघट्य की मोलर कंडक्टिविटी देखता हूं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, या मोलर चालकता देखता हूं किस पर? अनंत तनुता पर या शून्य सांद्रता पर, तो इस पूरे विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर जो मोलर चालकता होगी या इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो मोलर कंडक्टिविटी होगी वो इसमें प्रेजेंट केटायन और एनायन जो है, या इसमें प्रेजेंट जो धनायन और ऋणायन हैं, उनकी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो मोलर कंडक्टिविटी है, उनकी जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी है या अनंत तनुता पर जो मोलर चालकता है उसके योग की क्या होगी? तुल्य होगी. क्योंकि फाइनली सॉल्यूशन में क्या है? आयन है, और ये आयन ही तो इलेक्ट्रोड पर जाएंगे. ये C+ तो इधर चला जाएगा और A- इधर आ जाएगा. और जब ये इलेक्ट्रोड पर आएंगे तो फाइनली यहां पर इन आयनों की क्या होगी? मोलर कंडक्टिविटी जनरेट होगी. और वो भी कौन सी डाइल्यूशन पर? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर. तो इन आयनों की मोलर कंडक्टिविटी जो है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, उसका सम ही पूरे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी जो है इनफाइनाइट डाइल्यूशन के इक्वल होगा. क्योंकि पूरे सॉल्यूशन में जो कंडक्टिविटी है, जो मोलर कंडक्टिविटी है, वो फाइनली उसमें प्रेजेंट आयन की वजह से है. तो हम पूरे सॉल्यूशन की जो मोलर कंडक्टिविटी देखेंगे वो किस बेसिस पर देखेंगे? उसमें प्रेजेंट जो आयंस है उनकी मोलर कंडक्टिविटी की बेसिस पर देखेंगे. ठीक है डियर? तो यहां तो क्लियर हो गया कि फाइनली किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो उसमें प्रेजेंट केटायन और एनायन की जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी है उसके सम के क्या होती है? इक्वल होती है. या फिर मैं बोल सकता हूं कि किसी भी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर जो मोलर चालकता होती है वो उसमें उपस्थित धनायनों और ऋणायनों की जो अनंत तनुता पर मोलर चालकता है उसके योग की क्या होती है? तुल्य होती है. आ रहा हूं, वेट. ठीक है, तो स्टेटमेंट लिख दे डियर. बात आती है 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का कोलराउश का नियम लिखो. या फिर हम बोल सकते हैं कोलराउश, राइट द कोलराउश लॉ ऑफ माइग्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंट आयंस. अब क्या होता है फाइनली इसका स्टेटमेंट देख ले अपन कि स्टेटमेंट क्या होगा. तो दैट इज द स्टेटमेंट. कोलराउश लॉ का अगर अपन स्टेटमेंट देखें तो लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू कोलराउश लॉ, यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे. अकॉर्डिंग टू कोलराउश लॉ इन्वर्टेड कॉमा, दैट इज लिख सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट at infinite dilution is equal to sum of molar conductivity
molar conductivity of cations and anions which are present in that solution, that is a statement. तो स्टेटमेंट में आप देख पा रहे हो कि ये बोला जा रहा है कि फाइनली किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की जो मोलर कंडक्टिविटी होती है या मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, अपन यहां कर सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, सॉरी इधर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन at infinite dilution is equal to sum of molar conductivity of cations and anions which are present in that solution. Sum of molar conductivity of cations and anions, थोड़ा सा और एक लाइन और ऐड करना पड़ेगी, यहां से लिख देता हूं वापस से. Sum of molar conductivity of cations and anions at infinite dilution which are present in that solution, that's it. तो ये हो गया डियर कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी होगी वो उसमें प्रेजेंट केटायन और एनायन की जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी है उसके सम के इक्वल होगी. अब इसी को अगर डियर हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग लिखे तो हम लिख सकते हैं किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता उस विलयन में उपस्थित धन आयनों एवं ऋण आयनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता के योग के तुल्य होती है. दैट्स इट. ये डियर अपना स्टेटमेंट हो गया अकॉर्डिंग टू हिंदी मीडियम. तो 1 नंबर का क्वेश्चन है, याद कर लेना इसको. समझ रहे हो? इधर बोले याद कर लेना. हाँ भंडारी, तेरे को तो पूछूंगा मैं, ध्यान रख लेना. हाँ, तो बात आती है कि डियर 1 नंबर का क्वेश्चन अगर आ जाए कि कोलराउश का नियम लिखिए, तो अकॉर्डिंग टू इंग्लिश मीडियम भी अपन ने लिख दिया और अकॉर्डिंग टू हिंदी मीडियम भी अपन ने लिख दिया कि किसी भी विद्युत अपघट्य विलयन की जो अनंत तनुता पर जो मोलर चालकता होती है वो उस विलयन में उपस्थित धनायनों एवं ऋणायनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता के योग के तुल्य होती है. अब इसी के अकॉर्डिंग इसका अगर एक इक्वेशन बनाए अपन तो किस तरीके से बना सकते हैं? लुक एट दिस. मान लीजिए अपन ने ये एक इलेक्ट्रोलाइट लिया AX/BY टाइप का और इसकी जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी है, अनंत तनुता पर जो मोलर चालकता होगी, वो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या होगा? इसमें प्रेजेंट जो केटायन और एनायन है उनके इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी के सम के इक्वल होगा. तो यहां केटायन की फॉर्म में तो A और एनायन की फॉर्म में B. सो फाइनली अपन किस तरीके से लिखेंगे इसको? बोले तो सबसे पहले तो अपन इसकी संख्या लिखेंगे. तो A की संख्या कितनी है? X. तो ये X, फिर उसके फाइनली बाद में लैम्बडा इनफाइनाइट M और केटायन की फॉर्म में क्या है? A. और फाइनली इसका जो चार्ज होगा वो किसके इक्वल होगा? Y के इक्वल होगा, प्लस Y. फिर इसी तरीके से एनायन की लिखेंगे तो एनायन की संख्या कितनी है? Y. ठीक है. और फाइनली इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या अनंत अनुता पर मोलर चालकता देखें तो B, और B का जो चार्ज होगा वो -x के इक्वल होगा. अब यहां पर बात आती है कि कौन क्या है. तो अगर मैं इस x की बात करूं
तो एक्स मीन्स तो लिख सकता हूं मोल ऑफ केटायन, मोल ऑफ केटायन, और हिंदी में अपन बोल सकते हैं डियर धनायन के मोल। क्या लिख सकते हैं? धनायन के मोल। ठीक है, इसी तरीके से अपन बात कर सकते हैं y, तो y क्या है? तो मोल ऑफ एनायन। क्या है? मोल ऑफ एनायन, या फिर हम बोल सकते हैं ऋणायन के मोल, ऋणायन के मोल। ठीक है डियर, यहां पर अपन बोल सकते हैं ये प्लस y क्या है? तो पॉजिटिव चार्ज या धनावेश, और ये माइनस एक्स क्या है? तो नेगेटिव चार्ज, इट मीन्स ऋणावेश। ठीक है डियर, तो ये पहले तो अपन एक नंबर का जो क्वेश्चन बनता है कि एक्चुअल में कोलराउश लॉ होता है क्या है, तो अपन इस तरीके से कोलराउश लॉ को फाइनली लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसी इक्वेशन की बेसिस पर अपन कुछ एग्जांपल लेंगे, कुछ विद्युत अपघट्टी या कुछ इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल लेंगे, और फाइनली देखेंगे कि किस टाइप से उनकी जो कंडक्टिविटी है या इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो मोलर कंडक्टिविटी है वो उसमें प्रेजेंट केटायन और एनायन की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी के सम के इक्वल होगी। ठीक है, तो यहां तक तो कंप्लीट हुआ सभी का। अब इस इक्वेशन को याद रखना, इस इक्वेशन की बेसिस पर ही फाइनली अपन कुछ एग्जांपल यहां पर कंसीडर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, नोट कीजिए इतना, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ओके, किया सभी ने? ठीक है, इस इक्वेशन को मैं इरेज नहीं कर रहा हूं, इस इक्वेशन की बेसिस पर ही अपन कुछ एग्जांपल देखेंगे। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है, अब आगे देखो आप, मैं एग्जांपल कंसीडर कर रहा हूं इस इक्वेशन की बेसिस पर। जैसे मान लीजिए अपन को एग्जांपल दे दिया जाए, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, कि आपको लेमडा इनफाइनाइट एम फाइंड आउट करना है किसकी? Na2SO4 की। तो ये इसमें प्रेजेंट केटायन और एनायन की संख्या के, या इसमें प्रेजेंट जो केटायन और एनायन है उनकी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी के सम के इक्वल हो जाएगी। क्या? लेमडा इनफाइनाइट एफ ऑफ Na2SO4। तो किस तरीके से देखेंगे इसका? नंबर ऑफ केटायन कितना है? 2, तो एक्स की जगह अपन क्या रख देंगे? 2। देखो Na2 है या Ax है, तो 2 आगे रखा, फिर लेमडा इनफाइनाइट एम और केटायन की फॉर्म में Na। ठीक है, केटायन की फॉर्म में क्या है? Na। अब पूरे SO4 का नंबर कितना है? 1। पूरे SO4 -2 का नंबर कितना है? 1। तो ये 1 चार्ज किस पर आ जाएगा? सोडियम पर। फिर प्लस SO4 -2 आयन कितने? 1 ही है, तो ये 1, और डायरेक्टली फिर ये लेमडा इनफाइनाइट एम एंड दैट इज SO4, और यहां देखें तो सोडियम की संख्या कितनी थी? 2, तो ये नेगेटिव चार्ज बन के आ जाएगा -2। तो इस तरीके से फाइनली अपन जो सोडियम सल्फेट है उसके जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी है उसको कोलराउश के लॉ के अकॉर्डिंग इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से डियर एक एग्जांपल और ले, एग्जांपल नंबर 2। मान लीजिए अपन को फाइंड आउट करना है लेमडा इनफाइनाइट एम CH3 एंड दैट इज द PO4 होल ट्वाइस। अब आपको इसको केटायन और एनायन के इक्वल बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? कैल्शियम की संख्या कितनी है? 3, तो 3 लिखा, फिर लेमडा इनफाइनाइट एम कर दिया। ठीक है, कैल्शियम लिख दिया। ये जो एनायन है इसकी संख्या कितनी है? 2, तो ये 2 पॉजिटिव चार्ज की फॉर्म में आ गया। फिर प्लस यहाँ PO4 की संख्या कितनी है? 2, तो ये 2 लिखा, फिर लेमडा इनफाइनाइट एम करा। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या है? PO4, और यहाँ कैल्शियम का कितना नंबर है? 3, तो ये 3 को माइनस चार्ज में अपन ने ले लिया। ठीक है डियर, इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 3 देख ले फाइनली, और एग्जाम्पल नंबर 3 में मान लीजिए अपन ले लेते हैं लेमडा इनफाइनाइट एम एंड फाइनली CH3COOH। अब इसको केटायन और एनायन के सम के इक्वल बनाना है, तो याद रखना इसमें एक केटायन होता है और एक एनायन। तो केटायन तो कौन सा होगा? H+, एनायन कौन सा होगा? CH3COO-, ये आप जानते हो। तो मैं कैसे लिख सकता हूं? दोनों की संख्या एक ही है, तो लेमडा इनफाइनाइट एम CH3COO नेगेटिव और प्लस लेमडा इनफाइनाइट एम एंड दैट इज द H पॉजिटिव। तो डियर ये हुआ कोलराउश लॉ, और कोलराउश लॉ के अकॉर्डिंग जो इक्वेशन आती है उस इक्वेशन से फाइनली अपन एग्जांपल को इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन बनाने का जो यूज है वो फाइनली जब अपन कोलराउश लॉ की एप्लीकेशन देखेंगे वहां पर देखेंगे। ठीक है डियर, तो इतना नोट कर लीजिए आप, कोलराउश लॉ के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट। ठीक है, यहां तक कंप्लीट हुआ। उसके बाद अपन देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ कोलराउश लॉ या कोलराउश नियम के अनुप्रयोग।
ठीक है, अब क्या क्या अनुप्रयोग है बताते हैं आपको, पहले इसको मैं इरेज करूंगा। एप्लीकेशंस ऑफ कोलराउश लॉ, इसको नोट कर लीजिए, फिर एप्लीकेशन बताते हैं आपको। हाँ तो डियर अब बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ कोलराउश लॉ या कोलराउश नियम के अनुप्रयोग। तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन है या सबसे पहला अनुप्रयोग है वो है टू डिटरमाइन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करने में। तो आपको पता है अपन ने एक ग्राफ प्लॉट किया था, इससे पहले वाले टॉपिक में अपने एक ग्राफ खींचा था डेल्टा एम वर्सेस अंडर रूट सी, और उस ग्राफ की हेल्प से जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उनके लिए तो अपन लेमडा इनफाइनाइट एम की वैल्यू को फाइंड आउट कर पा रहे थे, किसके लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए। बट जो दुर्बल विद्युत अपघट्य है या जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उनके लिए अपन लेमडा इनफाइनाइट एम या इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो मोलर कंडक्टिविटी है उसको फाइंड आउट नहीं कर पा रहे थे। और हमने देखा भी था कि इस ग्राफ की हेल्प से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट या दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी है या जो अनंत तनुता पर मोलर चालकता है उसका मान ज्ञात नहीं कर सकते। इसलिए उसके मान को ज्ञात करने के लिए अपन को एक नियम की सहायता लेना पड़ती है या एक लॉ की हेल्प लेना पड़ती है जिसको अपन बोलते हैं कोलराउश लॉ। तो फाइनली हम ग्राफ की हेल्प से तो वीक इलेक्ट्रोलाइट या दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए लेमडा इनफाइनाइट एम ज्ञात नहीं कर सकते, बट कोलराउश लॉ की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं या ज्ञात कर सकते हैं। अब कैसे ज्ञात करेंगे, यहां पर पहली एप्लीकेशन ही वही है, और पहली एप्लीकेशन है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट या दुर्बल विद्युत अपघट्य की जो लेमडा इनफाइनाइट एम है उसे ज्ञात करने में। तो फाइनली पहले तो अपन इसका स्टेटमेंट लिखे कि हमको क्या करना पड़ेगा इसको फाइंड आउट करने के लिए। तो बोल सकते हैं फॉर दिस पर्पस we take three strong electrolytes, out of them into electrolytes, one ion is same like weak electrolyte, and in third electrolyte both ions are different from weak electrolyte, यह मीनिंग है डियर इसका। हिंदी मीडियम में आपको लिखा रखा है तो यहां पे भी लिखा देता हूं मैं, इसका मतलब क्या है तो सुनना। दुर्बल विद्युत अपघट्य की लेमडा इनफाइनाइट एम ज्ञात करने के लिए तीन प्रबल विद्युत अपघट्य लेते हैं, जिनमें से दो में एक एक आयन प्रबल विद्युत अपघट्य में उपस्थित आयन के समान होता है या आयनों के समान होता है, जबकि तीसरे में
दोनों आयन प्रबल विद्युत अपघट्य से भिन्न होते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य से भिन्न होते हैं। ये डियर स्टेटमेंट मैंने आपके सामने लिख दिया, बट इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग अपन समझेंगे कि इसका मीनिंग क्या है एक्चुअल में। तो मान लीजिए अपन को एग्जाम्पल की फॉर्म में दे दिया कि लेमडा इनफाइनाइट एम फाइंड आउट करो, किसके लिए? CH3COOH के लिए। और ये क्या है? एक टाइप्स का दुर्बल विद्युत अपघट्य है या वीक इलेक्ट्रोलाइट है। और इस वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मुझे क्या करना है? कोलराउश लॉ की हेल्प से फाइनली क्या फाइंड आउट करना है? लेमडा इनफाइनाइट एम फाइंड आउट करना है। तो डियर इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे अपन? ध्यान से सुनो। हमको फाइनली इसको जब आयन में तोड़ना होगा तो कैसे तोड़ना होगा? CH3COOH, और कोलराउश लॉ के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा? लेमडा इनफाइनाइट एम CH3COO नेगेटिव एंड प्लस लेमडा इनफाइनाइट एम दैट इज द H पॉजिटिव। तो कुल मिलाकर इस वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी या लेमडा इनफाइनाइट एम जो होगी, वो इसमें प्रेजेंट जो केटायन और एनायन है उनकी लेमडा इनफाइनाइट एम के सम के इक्वल होगी। बट मुझे तो ये देखना है कि ये केटायन और एनायन जो है इसकी लेमडा इनफाइनाइट एम जो है हम किसकी हेल्प को लेकर निकालेंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प को लेकर निकालेंगे या प्रबल विद्युत अपघट्य को लेकर निकालेंगे? मतलब मुझे ये दोनों आयन किससे चाहिए? प्रबल विद्युत अपघट्य से। और प्रबल विद्युत अपघट्य से इन दोनों आयन को लेकर उनकी लेमडा इनफाइनाइट एम निकाल देंगे, और दोनों का जब सम कर देंगे तो इस वीक इलेक्ट्रोलाइट की लेमडा इनफाइनाइट एम आ जाएगी। तो फाइनली इसको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से कैसे ऑब्टेन करें, कैसे प्राप्त करें, ये अपन को देखना है। तो उसने क्या बोला है कि इस पर्पस के लिए फाइनली अपन 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, और 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐसे लेना है कि जिनमें से 2 में एक एक आयन तो इस वीक इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट आयन के समान हो, और तीसरे में जो प्रेजेंट दोनों आयन है वो इस वीक के क्या हो? बिल्कुल डिफरेंट हो, या दुर्बल विद्युत अपघट्य में उपस्थित ये देखो। अब देखना, तो मैं क्या कर रहा हूं? 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले रहा हूं। पहले तो ये देख लो इस वीक इलेक्ट्रोलाइट में 2 आयन कौन से? एक तो CH3COO नेगेटिव है और एक H पॉजिटिव है। तो आपको क्या करना है? 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या 3 प्रबल विद्युत अपघट्य जो लेना है उसमें से 2 तो ऐसे लो कि उनका एक एक आयन इस वीक में प्रेजेंट आयन के सेम हो। तो इसमें एक आयन CH3COO नेगेटिव है, तो आप CH3COO नेगेटिव आयन वाला कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ढूंढो या कोई प्रबल विद्युत अपघट्य ढूंढो, तो अपने को मिल जाता है यहां पर CH3COO और ये Na। इसको बोलते हैं अपन सोडियम एसीटेट। क्या बोलेंगे? सोडियम एसीटेट। ये देखो, तो आप ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट देख रहे हो। अब इसमें एक आयन जो है CH3COO नेगेटिव, वो किस में प्रेजेंट आयन के सेम है? वीक इलेक्ट्रोलाइट या दुर्बल विद्युत अपघट्य में उपस्थित आयन के सेम है। दूसरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेना है, उसमें भी एक आयन इसमें प्रेजेंट आयन के सिमिलर होना चाहिए। तो इसमें एक आयन और कौन सा बचा? H प्लस। CH3COO नेगेटिव तो इसमें आ गया, H प्लस और लेना है। तो H प्लस वाला कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लो, तो अपन H प्लस वाला क्या ले लेते हैं? HCl। अब HCl में देखो एक H प्लस है जो इसमें प्रेजेंट आयन के सेम है। अब तीसरा लेना है, और तीसरा लेने का तरीका क्या है? सुनो, तीसरा लेने का तरीका है कि इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कौन सा आयन डिफरेंट था? Na, और इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कौन सा आयन डिफरेंट था? तो Cl। तो Na और Cl को बाहर कर दो, तो Na और Cl को बाहर करोगे तो तीसरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन सा बन गया? NaCl। 2 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैसे लिए? इसका एक एक आयन दोनों में कॉमन ले लिया और बाकी का दूसरा ले लिया, तो ये स्ट्रॉन्ग हो गया, ये स्ट्रॉन्ग हो गया। अब इसमें ये वाला डिफरेंट था, इससे डिफरेंट ये वाला था, इससे डिफरेंट ये वाला था। Cl भी नहीं है, यहां पर Cl है, तो Na और Cl को बाहर कर दो तो तीसरा बन गया। अब ये 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अपन ने ले लिए। अब मुझे क्या करना है? फाइनली इन तीनों की हेल्प से फाइंड आउट करना है ये
वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो 3 को अपन को ऐसे अरेंज करना है कि फाइनली ये अपन को मिल जाए। 3 को ऐसे अरेंज करना है कि फाइनली अपन को ये दोनों मिल जाए। तो देखो अरेंज करने का तरीका क्या है कि जिन दो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में एक एक आयन इस वीक इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट आयन के सिमिलर था, उनकी लैम्डा इनफाइनाइट एम का तो सम करना है, और जिसमें दोनों आयन फाइनली इस वीक इलेक्ट्रोलाइट से डिफरेंट थे उसकी लैम्डा इनफाइनाइट एम को सब्सट्रैक्ट करना है या माइनस करना है। तो इसमें और इसमें तो एक एक आयन इसके लाइक था या इससे कॉमन था, तो इन दोनों की लैम्डा इनफाइनाइट एम का तो सम कर देंगे। तो ये करा मैंने लैम्डा इनफाइनाइट एम CH3COO Na प्लस लैम्डा इनफाइनाइट एम HCl। अब तीसरा जो है उसमें दोनों आयन इससे डिफरेंट है, तो इसको कर देना है सब्सट्रैक्ट। तो लैम्डा इनफाइनाइट एम एंड फाइनली दैट इज द NaCl। अब फिर इसको आगे कंटिन्यू कर दे, तो ये लैम्डा इनफाइनाइट एम CH3COOH इक्वल टू, अब इनको आयनों में तोड़ना है कोलराउस लॉ के अकॉर्डिंग, तो ये तो हो जाएगा आपके लैम्डा इनफाइनाइट एम CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा इनफाइनाइट एम दैट इज द Na पॉजिटिव, ये आयन में तोड़ दिया। फिर इसको भी आयन में तोड़ना है HCl को भी, तो प्लस लैम्डा इनफाइनाइट एम H प्लस लैम्डा इनफाइनाइट एम और ये Cl माइनस, इसको भी तोड़ना है, तो माइनस, तो लैम्डा इनफाइनाइट एम Na प्लस, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस ही होता है, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस लैम्डा इनफाइनाइट एम और ये Cl माइनस, दैट्स इट। कैंसिल आउट हो गया, प्लस Cl माइनस और इधर माइनस Cl माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बच क्या रहा है, देखो बचेगा आपके, ये तो एज इट इज हो जाएगा लैम्डा इनफाइनाइट एम CH3COOH, बच क्या रहा है लैम्डा इनफाइनाइट एम CH3COO नेगेटिव, और एक बच रहा है लैम्डा इनफाइनाइट एम एंड दैट इज द H पॉजिटिव। ये देखो, अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों देख लीजिए सिमिलर है, तो सीधी सी बात है इन दोनों आयन को अपन ने किससे ऑब्टेन किया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से ऑब्टेन किया, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से ऑब्टेन करके इनके लैम्डा इनफाइनाइट एम का सम कर देंगे, तो फाइनली वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो लैम्डा इनफाइनाइट एम है वो अपन को फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है डियर, तो इस तरीके से हमने बोला था टू डिटरमाइन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इससे रिलेटेड पीडीएफ फाइल में और भी एग्जांपल दे रखे हैं, आप उनको सोल्व करने की कोशिश करना। बस सीधी सी बात है कि वीक के लिए अपन लैम्डा इनफाइनाइट एम जब फाइंड आउट करते हैं तो 3 स्ट्रॉन्ग ले लेते हैं, 3 स्ट्रॉन्ग में से 2 ऐसे लेंगे जिनका एक एक आयन वीक के कॉमन हो, और तीसरा ऐसे लेंगे जिसके दोनों आयन वीक से क्या हो, डिफरेंट हो। ठीक है ना, जिनमें एक एक आयन कॉमन है उनकी लैम्डा इनफाइनाइट एम का सम कर देंगे, और जिसमें दोनों आयन डिफरेंट है उसकी लैम्डा इनफाइनाइट एम को सब्सट्रैक्ट कर देंगे या घटा देंगे, और फिर इनको आयनों में तोड़कर फाइनली जो कैंसिल आउट हो रहा है वो कैंसिल कर देंगे और देख लेंगे कि बचेगा क्या। तो जो बचेगा वो इसके लायक होगा, इसकी दोनों की लैम्डा इनफाइनाइट एम का सम कर देंगे, फाइनली वीक इलेक्ट्रोलाइट या दुर्बल विद्युत अपघट्य की लैम्डा इनफाइनाइट एम ज्ञात हो जाएगी। ठीक है डियर, इसको नोट कर लीजिए। हाँ तो डियर स्टूडेंट, सेकेंड एप्लीकेशन अपन देखें कोलराउस लॉ की, टू डिटरमाइन ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ आयंस या आयनों के अभिगमनांक को ज्ञात करने में। तो पहले तो 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ आयंस क्या होता है, या आयनों के अभिगमन से आप क्या समझते हो। तो अपन को क्या करना है कि इलेक्ट्रोलाइट लेना है या विद्युत अपघट्य लेना है और उसके कैटायन और एनायन देखना है, मतलब धनायन और ऋणायन देखना है। तो जब भी हम ट्रांसपोर्ट नंबर निकालते हैं तो हर एक आयन का निकालते, कैटन का भी निकालते और एनायन का भी निकालते, मतलब धनायन का भी निकालते और ऋणायन का भी निकालते। तो अगर हम कैटायन का ट्रांसपोर्ट नंबर निकाल रहे तो कैसे निकालेंगे, कैटायन की लैम्डा इनफाइनाइट एम और वो जिस इलेक्ट्रोलाइट या जिस विद्युत अपघट्य में प्रेजेंट है उसकी लैम्डा इनफाइनाइट एम का रेशो कर देंगे। तो किसी भी आयन की लैम्डा इनफाइनाइट एम और इलेक्ट्रोलाइट जिसमें वो आयन प्रेजेंट है कि लैम्डा इनफाइनाइट एम का जो रेशो होता है या जो अनुपात होता है उसको फाइनली अपन बोलते हैं ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ आयंस। तो यह डेफिनेशन लिखिए अपन, द रेशियो ऑफ लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ आयंस
and lambda infinite of electrolyte in which that ions are present are called transport number of ions. मतलब किसी भी आयन का फाइनली जो ट्रांसपोर्ट नंबर होगा वो उसकी लैम्बडा इनफाइनाइट एम और इलेक्ट्रोलाइट जिसमें वो आयन प्रेजेंट है कि लैम्बडा इनफाइनाइट एम के रेशियो के क्या होगा, इक्वल होगा. तो कैटायन का भी ट्रांसपोर्ट नंबर निकलेगा, एनायन का भी ट्रांसपोर्ट नंबर निकलेगा. तो कैटायन का ट्रांसपोर्ट नंबर निकालने के लिए फाइनली अपन कैटायन की लैम्बडा इनफाइनाइट एम लेंगे और वो जिस इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट है उसकी लैम्बडा इनफाइनाइट एम लेंगे और फाइनली दोनों का रेशियो निकाल देंगे. तो वो आ जाएगा आपके कैटायन का ट्रांसपोर्ट नंबर और इसी तरीके से एनायन का ट्रांसपोर्ट नंबर. तो ट्रांसपोर्ट नंबर को भी फाइनली अपन कोलराउश लॉ की हेल्प से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं. अब डियर बात आती है एप्लीकेशन नंबर 3, टू डिटरमाइन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. इट मीन्स वियोजन की मात्रा अल्फा ज्ञात करने में. और याद रखना हमेशा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होगा वो फाइनली लेस देन 1 आएगा, या जो वियोजन की मात्रा होगी वो हमेशा 1 से कम आएगी. क्यों आएगी? क्योंकि जब हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या अल्फा को फाइंड आउट करेंगे तो वो भी एक रेशियो के इक्वल होगा. कैसे? किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की गिवन कंसंट्रेशन पर मोलर कंडक्टिविटी, या बोल सकते हैं कि किसी भी विद्युत अपघट्य की दी गई सांद्रता पर मोलर चालकता और उसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता या उसी इलेक्ट्रोलाइट की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर फाइनली जो मोलर कंडक्टिविटी होगी, उन दोनों का रेशो जब अपन निकालेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या वियोजन की मात्रा. अब देखो ऑलवेज ये गिवन कंसंट्रेशन पर जो लैम्बडा एम होगी वो आपके कम आएगी और जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर लैम्बडा एम होगी फाइनली ज्यादा आएगी. तो अपन ये बोल सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू आएगी अल्फा की वो फाइनली लेस देन 1 आएगी. लास्ट वन इज टू डिटरमाइन डिसोसिएशन कांस्टेंट के. तो इसका भी फॉर्मूला है के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा. गिवन है सी जो है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होगी, अल्फा जो होगा वो फाइनली क्या होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या वियोजन की मात्रा. तो ठीक है डियर, आज अपन ने जो पार्ट ए था इट मींस इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस वो पूरा कंप्लीट कर लिया है. इसमें अपन ने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ी और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए जितनी भी टर्म थी या विद्युत अपघट्य विलयन के लिए फाइनली जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु थे वो सारे अपन ने डिस्कस किए. अब अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फाइनली जो सेकेंड टाइप्स का जो सेल है अपना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या विद्युत रासायनिक सेल उसको डिस्कस करेंगे. ठीक है डियर, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा. आज के लिए इतना इनफ. थैंक यू.